नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से 10 दिन का वक्त मांगा है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहफे के तौर पर 10 तेल टैंकर दिए हैं? क्या ईरान वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये तीनों दावे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किए गए। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अब ब्रेक की मियाद हम 10 दिन और बढ़ाते हैं। शुरुआत में ट्रंप ने 48 घंटे का वक्त दिया था कि 48 घंटे में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो उनके पावर प्लांट्स को उड़ा दिया जाएगा। जब वो मियाद पूरी होती 36 घंटे हुए, तब उन्होंने उसे 5 दिन बढ़ा दिया। ये कहा कि ईरान ऐसा चाहता है। और जब 5 दिन की मियाद आज शुक्रवार को खत्म होने वाली थी, तब कल रात उन्होंने 10 दिन की मियाद बढ़ा दी। मतलब 10 दिन का वक्त, यह कहकर कि ईरानी ऐसा चाहते हैं, ईरान के लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। अब ट्रंप की जो मियाद है अल्टीमेटम की, वो है 6 अप्रैल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, भारतीय समय के अनुसार 7 अप्रैल सुबह 5:30 बजे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने खारिज किया है कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने खारिज किया है कि ट्रंप की कोई शर्त उन्हें न कबूल है, न उन शर्तों पर बात हो रही है। ईरान ने खारिज किया है कि हमने ट्रंप को खुश करने के लिए कोई तेल टैंकर नहीं भेजा। ये सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में खबरें आ रही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से खबरें आ रही है कि ईरान के 10 लाख फौजी किसी भी तरह की जमीनी लड़ाई के सामने डटकर मुकाबला करने को तैयार है। ईरान की तरफ से खबरें आ रही है कि ईरान ने खार्ग आइलैंड से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने की तैयारी कर ली है। तो क्या कुछ चल रहा है? ट्रंप को 10 दिन का वक्त चाहिए। क्यों चाहिए? 10 दिन में क्या होगा? 10 दिन बाद क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, जिनसे आप मेरे YouTube चैनल पर कई बार मुखातिब हो चुके हैं। बॉबी नकवी साहब, जो लंबे अरसे तक गल्फ न्यूज के एडिटर रहे हैं, दुबई में रहे 25 साल तक। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप तारीख पर तारीख ट्रंप क्यों बढ़ा रहे हैं और ईरान क्यों इनकार कर रहा है। तो पहला सवाल तो ये, बॉबी नकवी साहब, ट्रंप को कौन समझ सकता है? ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं, पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर उसके बाद अब 10 दिन, और उधर से दूसरा पक्ष कही नहीं रहा कि हमने आपसे कोई वक्त मांगा। वॉल स्ट्रीट में अभी देख रहा हूं खबर छपी है कि ईरान की तरफ से अनऑफिशियली खंडन किया गया, हमने तो कोई वक्त नहीं मांगा। तो ये हो क्या रहा है? ये किसको वक्त चाहिए? जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से मुझे बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जिसको लेके पूरी दुनिया अब परेशान है और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये एक पारसी कम्युनिटी की एक डीटी है, यानी एक भगवान है। तो वो जो है वो मानी जाती हैं कि वो डीटी पारसी कम्युनिटी को विजडम यानी नॉलेज और लाइट देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट और विजडम है। तो वो और वो जो आइलैंड है उसकी ख़ास बात ये है कि जब बारिश वहाँ पे होती है तो उसकी मट्टी में फेरस ऑक्साइड इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि खून की नदियाँ बह रही हैं जब पानी बहता है। तो मुझे लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को सद्बुद्धि आ रही है और वो विजडम और लाइट शायद उनको हॉर्मुज से आ रही है। वो हॉर्मुज जो रोका हुआ है, जहाँ पे ब्लॉकेट लगाया हुआ है, शायद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब सद्बुद्धि दे रहा है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने 10 दिन की अपनी जो वो अल्टीमेटम 48 घंटे से शुरू हुए थे, फिर वो 5 दिनों पे गए, फिर अब 10 दिनों पे आ गए हैं। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि वो एक आने वाले दिनों में एक यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करके और वहाँ से भाग खड़े हों। बहरहाल, अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जाहिर बात है कि अगर पहली चीज़, अगर अमेरिका
वहां पे ग्राउंड असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। तो 5 दिन भी उसके लिए काफी नहीं थे और शायद 10 दिन भी काफी नहीं थे। देखिए, अगर 2003 का जो अगर हम एक टेम्पलेट लेते हैं, जब अमेरिका ने ग्राउंड असॉल्ट किया था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त अमेरिका के साथ में 40 कंट्रीज खड़ी हुई थी। जॉर्ज बुश जूनियर ने एक 40 कंट्री का कोलिशन बनाया हुआ था। उसके बाद कुवैत को एक स्टेजिंग ग्राउंड था, वहां पे सारी फौजें इकट्ठा हुई थी, वहां से उन्होंने असॉल्ट किया था। आज की सिचुएशन से अगर उसको कंपेयर करें तो आज आपके पास क्या है? सिवाय अमेरिका और इजराइल के कोई और खड़ा नहीं है। दूसरा, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास स्टेजिंग ग्राउंड नहीं है। आप अगर खर्ग आइलैंड पे कब्जा करते हैं तो उसके सामने पानी है। आप किसी दूसरे आइलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं तो उसके आगे पानी है। तो आपका स्टेजिंग ग्राउंड क्या है? अगर वो यूनाइटेड अरब एमिरेट या किसी और गल्फ कंट्रीज को अपना स्टेजिंग ग्राउंड बनाते हैं तो जाहिर बात है कि ईरान इन कंट्रीज पे बहुत तेजी से हमला करेगा। तो इनकी दिक्कत यह है कि आगे कैसे बढ़ें। इस जंग को एक डिसाइसिव स्टेज पे या ऐसी स्टेज पे कैसे पहुंचाया जाए कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब की इज्जत और अमेरिका का रसूख या वक़ार बच जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी खुल जाए। तो दिक्कत यहाँ है। तो ये 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मुझे लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई और चारा नहीं है कि वो जो अब उन्होंने 15 अपनी जो पॉइंट्स का मसौदा भेजा था, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बदले में 5 पॉइंट का मसौदा भेजा। अब उनके पास, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक ही रास्ता है कि वो एक पहला जो कि ईरान डिमांड कर रहा है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब ये पूरी तरह से वॉर रुक जाएगी। जाहिर बात है भाई, ईरान के पास देखिए अजीत जी वजह है, ईरान के पास वजह है बात ना करने की, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका ने 2 बार पीठ में छुरा भोंका है। दूसरी बात कि जब जंग चल रही होती है, जब बमबारी चल रही होती है, तो उस वक्त कोई बातचीत हो नहीं सकती। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक तरह से यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी कोई बात हो सकती है। इसीलिए शायद उन्होंने ये 10 दिन आगे बढ़ाया है इस पे विचार करने के लिए, सोचने तो इसका मतलब आप ये कह रहे बॉबी नकवी साहब कि ये 10 दिन ट्रंप ने अपने लिए लिया है, हालांकि वो कह रहे ईरानी चाहते। फॉक्स न्यूज पर उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे ईरानी 7 दिन का वक्त चाहते थे, मैंने कहा 10 दिन ले लो। जैसे वो ईरान वाले बेचैन हैं। कल जैसे उन्होंने कहा कि वो तो डील की भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक तरह से धमकी दी, जो करना है जल्दी करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। तो ये मतलब ट्रंप अपने लिए वक्त मांग रहे हैं, और वक्त मांग रहे हैं तो इस वक्त में अमेरिका क्या वहां मोबिलाइजेशन के लिए वक्त मांग रहा है? जो अमेरिकी अखबार में खबरें छप रही है, चाहे खार्क के पास पहुंचने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने के लिए, या पर्शियन गल्फ में वारशिप्स के साथ पहुंचने के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ दिक्कत यह है कि वो खुद धमकी देते हैं, फिर उसी धमकी को वापस ले लेते हैं। खुद कोई क्लेम करते हैं, फिर उसी क्लेम को वो डिनाई कर देते हैं। देखिए, उनको जो लोग समझते हैं या फॉलो करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो अटेंशन स्पैन है, यानी जब उनसे कोई बात की जाती है तो वो बहुत जल्दी उनका ध्यान जो है भटक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पिछली बार उनको ईरान के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही थी कि साहब ये जो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो क्या प्रोग्रेस है, तो वो बीच में अपने जूतों के बारे में बात करने लगे। समझे आप? उनका जो क्लोजेस्ट जो एडवाइजर्स हैं, उनको डेली 1-2.5 मिनट का वीडियो बना के दिया जाता है। उस वीडियो में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो ये होता है कि इतने हजार हमने स्ट्राइक कर दी, इतने हजार बम मार दिए, इतने हजार बिल्डिंगें धराशायी कर दी। यानी कोई उनको स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स या कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया जाता है जिससे कि वो अपना एक सही डिसीजन ले सकें। तो जाहिर बात है कि चूंकि उन्होंने अपना ऐसा निजाम बनाया व्हाइट हाउस में, तो उन्हीं को सोचना है और उन्हीं को डिसाइड करना है। उनका जो वॉर मिनिस्टर है पीट हेग्सेथ, वो तो एक 12वीं क्लास के एक मवाली की तरह बात करता है। तो यहाँ से स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स कहाँ से मिलेंगी?
वेस्टर्न रिपोर्ट्स, अगर अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार हैं उनका आप एनालिसिस पढ़िए या उनके एक्सपर्ट्स को सुनिए, तो वो ये कहते हैं कि जो आज का जो व्हाइट हाउस है वो इतना क्लोज नेट है कि उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। यानी वहां तक अपनी बात पहुंचाना, जो इनके पेंटागन में जो इनके जो जो बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हैं वो शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाते। यही एक वजह थी कि उन्होंने खाली नेतन्याहू के कहने पे 28 फरवरी को अटैक कर दिया, बिना खामियाजा के बारे में, इस जंग से क्या हालात होंगे उसके बारे में सोचते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं, और वो खुद, शायद आपकी बात सही लगती है कि वो खुद अपने आप को वक्त दे रहे हैं कि भैया मैं थोड़ा सोच लूं, समझ लूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूं। जी। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि व्हाइट हाउस में किसी की पैठ नहीं है, जानकारी नहीं मिल रही, हर रोज मोटे तौर पर या तो बयान में या इंटरव्यू में या सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार अमेरिकी अखबारों को गरियाते हैं, बिहारी शब्द में बोलूं तो गरियाते हैं, एनवाईटी को, वॉल स्ट्रीट को, एनबीसी को, सीबीसी को, जो भी है, और नाम लेकर भी गरियाते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि जो अखबार क्रिटिकल ढंग से लिख रहा है कि ट्रंप एक ट्रैप में फंस रहे हैं या वॉर में जाकर फंस गए, या ट्रंप ने कैलकुलेट सही नहीं किया, या ट्रंप के लिए ये मिस एडवेंचर हो गया, उसको गाली देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 10 दिन बाद भी क्या होने वाला, अगर ये समझने की कोशिश करें आपके जरिए कि भाई ईरान से कोई बातचीत हो रही है बैक चैनल या नहीं, असीम मुनीर कोई बातचीत कर रहे हैं या नहीं, हालांकि इसको समझना मुश्किल है हो क्या रहा है, लेकिन 3 देशों के नाम आए, चाहे इजिप्ट हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, कतर का भी बीच में था, ओमान तो पहले से मध्यस्थता कर रहा था। तो कुछ हो भी रहा है या नहीं? क्योंकि जवाब आने से पहले, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा, पहले उन्होंने कहा था कि ईरान ने एक तोहफा भेजा है और बहुत बेशकीमती तोहफा जो आ चुका है, और कल उन्होंने क्या कहा है, आपके जवाब से पहले मैं चाहता हूं वो बयान जरा कल वाला हमारे सहयोगी सुना है, जिसमें वो ट्रंप ने तोहफे का राज खोला है कि उनको क्या तोहफा आया है और क्या वाकई ईरान ने ये तोहफा दिया होगा क्या। बयान जरा सुनवाएं अगर ट्रंप का। With respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want, sir. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. And I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. अब जैसे देखिए बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं जैसे किसी शहर का दादा माफिया फिरौती की डील कर रहा हो, फिरौती में उसको 8 मिला, मान लीजिए 8 खोखा मिला, तो फिर और कुछ प्रेशर बनाया तो बोला चलो 10 खोखा ले लो, और वो खुश होके बता रहा है कि उन्होंने 10 बिग बोट्स भेजे, और उसके पहले पूछ भी रहे हैं वो अपने सलाहकार से, क्या मैं बता सकता हूं बोट्स तोहफे के लिए। तो इसको किस तरह से देखे, इसमें तारीफ भी कर रहे हैं कि लगता है अब हम सही लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली, ईरान इसको कुछ कंफर्म कह नहीं रहा है, तो भाई उनके पास 10 बोट या तेल टैंकर पहुंचे तो होंगे तभी तो बोल रहे हैं। ये क्या कहानी लगती है, पाकिस्तानी झंडे वाला तेल टैंकर जिसका जिक्र कर रहे हैं? ये जो जिक्र कर रहे हैं कि 8 बड़े जहाज तेल से भरे हुए ईरान ने हमें तोहफे में भेजे हैं, इस चीज को ब्लूमबर्ग के एक इन्वेस्टिगेशन ने इसको खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहाँ से कोई 8 शिप कभी गए नहीं, पहली बार। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लगता है कि ये बात भी झूठ बोल रहे हैं, ये सब एक हंसी मजाक की बात है। देखिए अजीत जी, मुझे ये जो 10 दिन की इन्होंने मियाद बढ़ाई है, मुझे अब चूंकि इंफॉर्मेशन कोई इतनी स्केची है और सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे 4 या 5 पॉसिबिलिटीज ऐसी दिखाई देती हैं कि क्यों ऐसा किया और आगे क्या हो सकता है। पहली चीज तो जो आपके सामने है कि साहब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो रहा है, और पेंटागन ने और सेंटकॉम ने इनको इनपुट दिया है कि साहब हमारे पास टाइम की कमी है, हमको ज़्यादा वक्त चाहिए,
एक प्रॉपर ग्राउंड असॉल्ट को स्टेज करने के लिए। तो हमारे पास जो फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसमें हमें वक्त लगेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज जो 5वां दिन जो खत्म होने वाला था, आज फ्राइडे के दिन, शायद उनको पाकिस्तान ने एक कोई इनपुट दिया है कि अगर आप आज ये कोई अटैक करते हैं तो इससे ईरान का ये जवाबी हमला ऐसी जगह पे हो सकता है। एक नंबर 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जिसको सोच के मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इजराइल काफी घबराया हुआ है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बड़ा कंसेशन ईरान को देना चाहते हैं, जिससे ईरान तैयार हो जाए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया जाए। या चौथी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है कि ऐसा इनपुट पाकिस्तान ने कन्वे किया है कि ईरान ने कन्वे किया है कि साहब हम एक और काउंटर ऑफर देंगे जिसमें हम अपनी कंडीशंस रखेंगे, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हालांकि ईरान ने अनऑफिशियली, ईरानी सोर्सेज ने डिनाई किया है कि हमने कोई टाइम मांगा है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यही 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये 10 दिन बड़ा मियाद अपनी बढ़ाई है जी। लेकिन सवाल ये उठता है फिर कि क्या 10 दिन बाद भी ये बात स्टेटस को जहां है वही रहेगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो आ रही है बात कि वहां टोल नाका लगा दिया है, ईरान सेलेक्टेड ढंग से कुछ देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मेरे ख्याल से एक देश और है, 1 या 2 देश और 5 या 6 देशों को जाने की अनुमति दी है फ्रेंडली कंट्री कहकर। तो ये हर समय तो ऐसे चलेगा नहीं, वो खुलना पड़ेगा। तो ये 10 दिन में क्या ऐसा ट्रंप कर सकते हैं, इसको किसी ढंग से आप एंटिसिपेट करने की स्थिति में है? देखिए, ये 10 दिन की मियाद का एक जो सबसे बड़ा जो मतलब निकल के आता है वो ये है, और उसका मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। वो क्या है कि 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक 2 चीजें, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा, दूसरा ये 10 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के कब्जे में रहेगा। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते अनलेस इन 10 दिनों में कोई नई बात सामने आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो कोई एक मेजर कंसेशन देने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, जो मैंने बात शुरुआत में 2-3 दिन पहले कही थी, वो उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। मुझे लगता है कि ईरान अल्टीमेटली 2 चीज़ों पे तैयार होगा। पहली, जो उनकी 30 दिनों के लिए जो उनका तेल को अनसैंक्शन किया गया था 140 मिलियन बैरल टोटल, उसको कहेंगे कि ये हमेशा आप इसको बढ़ा के आप 90 दिन या 180 दिन करिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन वो लिमिट रखेंगे कि साहब इतने जहाज दिन भर में आएंगे, इतने जाएंगे। टोटल 28 फरवरी से पहले जो है करीब करीब 130 से 134 जहाज जो हैं वो आते और जाते थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये अल्टीमेटली बात जो आके इसी चीज पे कुछ आके इस पे डिस्कशन होगा और इसी तरह का कुछ बात तभी आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, इसमें परेशानी ये है कि इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इजराइल ये नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, इजराइल ये नहीं चाहता कि किसी किस्म का कंसेशन दिया जाए, इतना बड़ा कंसेशन दिया जाए। वहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस जंग में, उनका ये कहना है कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बातचीत होगी तो उसको उस टेबल पे हमें भी बैठाला जाए। आप खाली ईरान और अमेरिका मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बातचीत नहीं कर सकते। तो ये सब दिक्कतें हैं। मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन की दिक्कत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का खोला जाना, इसके जो फ्रेमवर्क है उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी जो डायनामिक्स हैं, इतने लोगों का इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है कि शायद यही सब सोच के उन्होंने 10 दिन आगे मियाद बढ़ाई है। हालांकि देखिए, इसके साथ साथ ये भी हो रहा है अजीत जी कि बमबारी में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। कल रात को ईरान में 4-5 से ज्यादा शहरों में भारी बमबारी की गई है। ईरान ने भी पलटवार कई इजरायली शहरों पे किया है, यूएई पे भी किया है, करीब 1 दर्जन शायद प्रोजेक्टाइल्स मारे हैं उन्होंने।
तो लड़ाई में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। बस क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम आपके तेल के और एनर्जी के और पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये 10 दिन की मियाद सिर्फ ये है। लड़ाई अपनी जगह जारी है, दोनों तरफ से बमबारी चालू है। जी, आपको किसी भी तरह से बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की स्थिति दिखती है क्या, जमीनी लड़ाई? क्योंकि अमेरिकी अखबार बहुत तरह की खबरें छाप रहे हैं कि अमेरिका की तैयारियों के मद्देनजर, और आज अल जजीरा ने सामने स्क्रीन पर अल जजीरा ने एक ब्रेकिंग न्यूज लगाया है कि 10 लाख जो जमीनी सैनिकों को ईरान मोबिलाइज कर रहा है, अल जजीरा की खबर। तो कोई ऐसी स्थिति लगती है क्या? देखिए, ग्राउंड असॉल्ट में सबसे बड़ी बात हमें यह समझना चाहिए कि अगर एग्रेसर जब हमला करता है किसी कंट्री के ऊपर और उस कंट्री की अगर उसकी जमीन पे हमला करता है, तो जाहिर बात है कि एडवांटेज शुरू में अगर उस कंट्री की डिफेंडर की एक्टिव आर्मी है, जैसा कि हमें मालूम पड़ता है कि ईरान की आर्मी काफी बड़ी है और काफी एक्टिव है, तो जाहिर बात है कि एडवांटेज जो होता है वो डिफेंडर का होता है, एग्रेसर का नहीं। अब यहाँ पे देखिए, 2003 में जो सद्दाम हुसैन के ऊपर जो हमला किया था, इराक के ऊपर हमला किया था, उसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी जो है पहले 24 घंटे में मैदान छोड़ के भाग गए थे सब। इसीलिए एकदम तेजी से कुवैत से जब एंट्री करी थी तो बहुत जल्दी वो बसरा तक पहुंच गए थे, बसरा से आगे बढ़े और कुछ ही दिनों में वो बगदाद तक अमेरिका की सेना पहुंच चुकी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ग्राउंड असॉल्ट अगर ये करते भी हैं तो पहला तो सवाल ये है कि कहां से करेंगे, आप कहां से एंट्री करोगे, कौन से आइलैंड पे कब्जा करोगे या सीधे मेनलैंड पे करोगे। ये सब चीजें देखिए अभी भी मेरे ख्याल से जो अमेरिका के जो वॉर प्लानर्स हैं उनमें ये डिस्कशन चल रहा है कि साहब अगर हम हमला करते भी हैं, अगर हमने बड़ी फौज इकट्ठा भी कर ली अरेबियन गल्फ में या उसके आसपास, तो सवाल यह है कि हम ईरान में ग्राउंड असॉल्ट कहां से करेंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, जो गल्फ की जो कोस्ट जो ईरान की है, वहां पे पानी के बाद वहां पानी की उस गल्फ कोस्ट में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद वहां पे पहाड़ हैं, वैलीज हैं, यानी एक बड़ा होस्टाइल बड़ा वैसा टेरेन है। ये इतना आसान टेरेन नहीं है कि आप सीधे वहां पे फौज उतारी और वो फौज अंदर घुस पाएगी। तो ये सब चीजें जो लॉजिस्टिकल जो चैलेंजेस हैं, और फिर जो अमेरिका सेना को जो सोल्जर्स ट्रूप्स हैं उनकी जो जान को जो खतरा है, ये सब के मद्देनजर जाहिर बात है कि अमेरिका के जो वॉर प्लानर्स हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो ग्राउंड असॉल्ट का वो अपनी ताकत दिखाने के लिए, चूंकि अमेरिका के पास इतनी बड़ी फौज है, सबसे ज्यादा उनके पास महंगे और आधुनिक हथियार हैं, तो जाहिर बात है कि उनको तो लगता है कि वो दुनिया की किसी भी कोने को, किसी भी कंट्री को फतह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद उनके वॉर प्लानर्स, उनको असलियत मालूम है कि यहाँ पे ग्राउंड असॉल्ट उतना आसान नहीं होगा, और बिना किसी कंट्री के सपोर्ट के तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब क्या गल्फ कंट्रीज ये 6 जो हैं, इसमें किसी गल्फ कंट्री की हिम्मत है कि वो अमेरिका का साथ दे खोल के कि साहब आप हमारे यहाँ जहाज से फौज उतारिए और उसके बाद गल्फ पार करके आप उधर जाइए। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये अभी इतना आसान नहीं है ग्राउंड असॉल्ट करना। ये सोल्जर जरूर इकट्ठा कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा उनको लगता है कि ईरान इससे डर जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों में कोई मेजर चेंज ग्राउंड असॉल्ट को लेके शायद कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आए। जी, अच्छा, आखिरी 2 सवाल। ये तो आपको लगता है ना, पहले भी आपने कहा कि कोई बैक चैनल बात जरूर चल रही है, चाहे वो असीम मुनीर कर रहे हो, चाहे किसी और देश से कोई कर रहा हो, कोई तुर्की के प्रेसिडेंट कर रहे हो, जो भी करो, बैक चैनल बात जो चल रही है। चूंकि आरागची ने भी कल एक्सेप्ट किया कि भाई जो हमारे कुछ देश हैं, दोस्त, वो कुछ संवाद मतलब या कुछ मैसेज इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब डील नहीं होता, समझौता नहीं होता। तो ये तो कुछ तो चल रहा है, ये आरागची ने भी माना। ठीक, तो अब फिर ईरान ऐसी कोई बातचीत डील के शक्ल में, शर्तों के शक्ल में
ईरान की क्या शर्तें? कुछ भी ईरान ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं कह रहा, खारिज सीधे क्यों कर रहा है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला या मसौदा या प्रस्ताव नहीं? देखिए, जो वो प्रेस टीवी के तरफ से जो वो 5 पॉइंट का जो उन्होंने जो भेजे थे, जो रिलीज किया गया, हालांकि उसको कोई फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं रिलीज किया है या किसी सरकारी सोर्स से नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 5 पॉइंट जो है ईरान की सरकार ने भेजे हैं। अब चूंकि ईरान सरासर उसको इस बातचीत को खारिज कर रहा है कि हम ना तो बातचीत करेंगे ना बातचीत हो रही है, जाहिर बात है कि इसमें ईरान को मालूम है कि जो उसका जो अपर हैंड है, उस अपर हैंड को वो मेंटेन रखना चाहता है नेगोशिएशन में भी। अब वो ये देखना चाहता है, उसको ये एहसास शायद हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब पहली गलती करी थी वो 48 घंटे का अल्टीमेटम देके, और दूसरी गलती करी उस 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन में करके, और शायद तीसरी गलती आज कर दी है उसको 10 दिन करके। तो उनको ये एहसास है कि सबसे पहले, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, शायद ईरान को ये एहसास हो गया है कि ट्रंप विल ब्लिंक फर्स्ट। तो शायद इसी इंतजार में है कि कोई ऐसा जो ऐसी कोई चीज कंडीशन तैयार हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी ऐसे कंसेशन के लिए तैयार हो जिससे फिर ईरान कहे कि ठीक है, आप जंग रोकिए, हम बातचीत करते हैं। देखिए, बातचीत, ये जंग शुरू होने से पहले कोई बातचीत नहीं होगी, ये बात तय है। जंग शुरू होने से पहले नहीं, जंग खत्म होने से पहले, जंग खत्म होने से पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत किसी बिचौलियों के थ्रू, मीडिएटर्स के थ्रू नहीं हो सकती। ये जब दो पक्ष आमने सामने बैठेंगे तभी जो है कोई टेंजिबल, कोई आउटकम निकल सकता है। सबसे पहले क्या होगा, क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह होना चाहिए कि भाई जंग रुके, सीज फायर करिए। आपने ये 10 दिन का जो आपने कहा कि पावर प्लांट पे हम अटैक नहीं करेंगे, इस 10 दिन का आप सीज फायर अनाउंस करते और ईरान को बुलाते कि साहब आप एक जगह चुनिए जहां पे हम ये बातचीत करें आगे। तो अब अगर ऐसा करते डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ये माना जाता कि बिल्कुल पूरी तरह झुक गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि साहब 10 दिन के लिए हम आपके पावर प्लांट नहीं उड़ाएंगे। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक थोड़ा सा एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी इज्जत वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के सामने पूरी तरह से न झुकें। बट अल्टीमेटली देखिए, होगा यही कि जंग को रोकेंगे, रोकना पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को। उसके बाद कोई ऐसी कंडीशन ऑफर करनी पड़ेगी जिससे ईरान तैयार हो कि साहब चलिए ठीक है, हम बातचीत करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। चूंकि अभी स्थितियां एकदम स्टैंड स्टिल है, वही जैसा कि हमने शुरू में कहा, आपने भी कहा 48 घंटे से 5 दिन, 5 दिन से अब 10 दिन। तो इस बीच में क्या होता है, ऑफिशियली कुछ ईरान की तरफ से पता चलता है या नहीं, या कोई ऐसी गतिविधि कल को होती है कि इस्लामाबाद में जेडी वैंस और उनके मार्को रूबियो आ रहे हैं, ईरानी स्पीकर जा रहे हैं, तब तो फिर ऑफिशियली पता चलेगा कि हाँ, संवाद के टेबल पर ये लोग बैठे और क्या रास्ता निकलता है। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में बेचैनी जरूर है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा और ये जंग कब खत्म होगी। इस बीच हम लोग जब भी जरूरत होगी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से भी।